खबरों से करेंगे। फायर एंड इमरजेंसी अभ्यर्थियों के सब्र का पैमाना आज एक बार फिर से छलक पड़ा है। इन अभ्यर्थियों ने सिविल सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है। सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी आज सिविल सचिवालय के नजदीक पहुंच गए और पुलिस के साथ भी उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान इन अभ्यर्थियों ने पुलिस पर उन पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों में धांधलियों के विरोध में वो बार बार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं और सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे आज आप जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर ये बाहर ये भीड़ देख रहे हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के युवा है। ये फायर एंड इमरजेंसी एग्रीड एस्पिरेंट्स पिछले 10 सालों से हम इनसे इंसाफ मांग रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मेरे साथ वादा किया जम्मू राजभवन के अंदर, उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। आज हम रोजे की हालत में हम तबाह हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग रखते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर देखिए अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे राजभवन बुलाया, उसने मुझे कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, रिवोक किया, आपने कहा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता 370 आर्टिकल खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया जिसका नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। हम पिछले 10 सालों से पीस रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एलजी सरकार, आपके भी बच्चे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। 109 एस्पिरेंट के ऊपर FIR लग चुका है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी भी सूरत में हमें इंसाफ होना चाहिए। जी, हर बार तो हमारे साथ यही हो रहा है। पिछले 2013 में ये लिस्ट निकली थी, तब से हम यही देख रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और 2 बार पहले हमने फिजिकल भी दिया और एग्जाम भी दिया, लेकिन उसके बाद 2 बार करप्शन हुई और ये तीसरी मर्तबा, और ये एलजी सरकार के दौर में। और जब एलजी सरकार ने कहा था अब कोई करप्शन नहीं होगी और जो भी करेगा उसके साथ कार्रवाई हो जाएगी, हम जब आज तक थके हारे हुए 2013 से लड़ रहे हैं, सड़कों पर है, लाठी खा रहे हैं, पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है। अभी पुलिस वालों ने मुझे मारा, यहाँ पर भी लगी है, मुझे यहाँ पर भी लगा है। बहुत पेन कर रहा है। लेकिन मैं एलजी साहब आपने हमारी सुनी, 5 मरतबा एलजी साहब के पास गए, उन्होंने कहा इसमें करप्शन है और बड़ी करप्शन है। और जब एसीबी को ये केस सौंप दिया गया तो उन्होंने 109 बंदों को निकाला, जो कि जिनके 13 मार्क्स है, 10 मार्क्स है। मेरी डिमांड है कि हमें एब्जॉर्व किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने 2013 में एक इंटरव्यू दे दिया, फिर इसको स्कैम कर दिया, फिर इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम 2018 में दे दिया। जब इसका लिस्ट आ गया, फिर इसमें एक घर के 10 आदमी थे। अब फिर हमने जब प्रोटेस्ट किया, हमने कोर्ट में भी किया। आज भी 2020 से आज तक कोई कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है। एक 9 कैंडिडेट जिनके ऊपर FIR लगा हुआ है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पे। एज पर रूल में बताता हूँ,
जो गवर्नमेंट का जो रूल है इन 109 आदमी का जो वो तरीका है वो वापस करना चाहे। आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में अब जल्द ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति, विरासत, कला, वास्तुकला की झलक दिखने के साथ साथ जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों के लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी लोग उठा सकेंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में भी जम्मू कश्मीर की संपत्ति पर कमरों का निर्माण कर लोगों के ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। सदन में आज कुछ विधायकों द्वारा उठाए गए इन दोनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि दिल्ली में द्वारका रोड या फिर पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में जम्मू कश्मीर की संपत्ति में सुधार कर कमरों का निर्माण किया जाएगा ताकि इलाज के लिए चंडीगढ़ जाने वाले मरीजों व अन्य लोगों को उसका लाभ मिल सके। खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहां टूट टूट के वहां खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये कश्मीर का की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पर जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहां टूट टूट के वहां खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहां पर मिल जाए। जहां तक ऑनरेबल एमएलए नजीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है वो फिलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहां जो परमिशन वगैरह लेके वहां कमरों का इंतजाम होगा ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहां जगह की जरूरत होगी वो वहां। वही विधायक आरएस पठानिया आज नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर गए। पठानिया ने आरोप लगाया है कि सदन में उनके सवाल पर तरजीह नहीं दी गई और यही वजह है कि वह सदन से वॉकआउट कर गए। पठानिया के मुताबिक जम्मू में ट्रैफिक जाम के कारण वह कुछ समय देरी से सदन में पहुंचे थे, जिसका हवाला देते हुए स्पीकर ने उन्हें सवाल नहीं पूछने दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हर विधायक को 20 सवाल पूछने का हक है और इस सत्र में उनके पहले ही सवाल को लेकर नकारात्मक रवैया दिखाया गया है। 20 सवाल अलाउड हैं एक विधायक को, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। 7 दिन का सत्र रह गया है और मेरे 19 सवाल अभी पेंडिंग है। पहला सवाल मेरा लगाया गया और पहले ही इस सत्र का मेरा पहला क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में व्यू बनाया गया है कि आपको सवाल नहीं पुट करना जाएगा। हालांकि दूसरा सवाल पुट होने से पहले मैं आ गया था, ये नहीं कि दूसरा सवाल मेरे बाद वाला सवाल चल पड़ा था, लेकिन मैं वहां था। और अब एक ऐसा व्यू एक नेगेटिव, एक नकारात्मक व्यू दिया गया। स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपनी गद्दी की गरिमा की अवमानना कर रहे हैं, यही हमारा आरोप है। देखें, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, एवरीबॉडी इज ए ह्यूमन बीइंग। एक इतना बड़ा जैम है और ये बख्शीनगर वाला आपका जो रोड है बिल्कुल कलेक्ट है, मुझे 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगला सवाल लेने से पहले आ गया। मेरा 3 नंबर, अगर 2 नंबर सवाल था तो 3 नंबर सवाल अभी शुरू हुआ नहीं था। अब चूंकि जब उन्होंने नाम लिया तब मैं गेट पर था, मैं भाग के जब तक सीट पे पहुंच, वो कहते हैं मैंने तीसरा नंबर ले लिया। तो ये नकारात्मक कंस्ट्रक्शन, मैंने अपना विरोध जताया है। मांगा मैंने, समय नहीं दिया गया, इसीलिए बाहर है। अपनी जनता की, जन लोगों ने चुन के भेजा, बाकी उठा पाऊंगा तो अपना विरोध तो जताऊंगा नहीं। नागपुर में हुई हिंसा के विधानसभा के तमाम सदस्यों ने कड़ी निंदा की है। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में नागपुर में भी सोमवार रात को बेहद हिंसा देखने को मिली थी। सदन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस संबंध में बताया है कि कुछ लोगों को देश की शांति रास नहीं आ रही है और वो जबरदस्ती औरंगजेब को आदर्श साबित करने पर तुले हुए हैं। जिस बादशाह ने अपने बाप और भाई तक को नहीं बख्शा, वो किसी भी सूरत में आदर्श नहीं बन सकता। सुनील शर्मा ने हिंसा के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत पर भी बल दिया है। देखिए, उसका हम बहुत ही निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी टेरिटरी के लिए इस प्रकार की घटनाएं वहाँ के डेवलपमेंट का या वहाँ के विकास को रोकती हैं। भारत जिस स्पीड से आगे जा रहा है, यहाँ पे शांति का माहौल है। कुछ लोग अभी भी हिंसा करके, इस प्रकार की हुड़दंग करके अशांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन औरंगजेब के नाम पे जो लोग उसको आदर्श मान के इस प्रकार का हुड़दंग मचाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि औरंगजेब कभी भी भारत में ग्लोरीफाई हो नहीं सकता है, वो कभी आदर्श बन नहीं सकता।
वो एक आक्रांता था, और मुगल आक्रांताओं में वो भी एक बादशाह रहा है, जिस बादशाह ने अपने बाप को कैदी बनाया, बंदी बनाया, जिस बादशाह ने अपने भाई का सर काटा था। और वो मानवीय अगर पैमाने से भी देखा जाए तो वो एक व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो कभी आदर्श नहीं हो सकता। उसके नाम पे जो कल हिंसा हुई है नागपुर में, उसकी हम निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और उनको कम से कम उनको दंड मिलना चाहिए जो लोग इस प्रकार के इधर विधायक तनवीर सादिक ने नागपुर हिंसा की कड़ी निंदा की है। तनवीर सादिक ने कहा है कि नागपुर में अगर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है तो यह इस मुल्क के लिए सही नहीं है। उन्होंने कटरा के एक होटल में शराब के सेवन की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तनवीर सादिक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नागपुर में जो हिंसा हुई है किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी अभी पूरा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर ये दो गुटों में लड़ाई हो रही है या अगर ये हिंदू मुस्लिम की जा रही है तो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और इस मुल्क के जो फोर फादर्स है उन्हें इसके लिए इस मुल्क को नहीं बनाया कि हिंदू मुस्लिम दो चार चीजों के लिए लड़े। मुझे लगता है इस मुल्क में आजकल बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने की जरूरत है, न कि आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने की। कटरा में जिस प्रकार से ओरी जो एक बॉलीवुड स्टार हैं, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, एक होटल में शराब का सेवन किया, इन तमाम चीजों को किस तरीके से आप देखिए, ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो गुलमर्ग को मॉडर्न, गुलमर्ग को एक नया पिक्चर दिखाने के रहे थे कि फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट गुलमर्ग को रुकाना चाहते हैं। देखिए, हमको अगर धर्मस्थल में या अगर रमजान के टाइम पे किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है तो वो गलत है, और मुझे लगता है जो चीज गुलमर्ग में हुई रमजान में, वही उसी तरह कटरा में जो हुआ वो गलत है। एफआईआर लॉन्च हुआ है, कड़ी सी कड़ी सजा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। ओरी शुड बी ब्रॉट टू बुक्स और उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए अगर उसने कोई लॉ तोड़ा है। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन। विधायक वहीद पर्रा ने आरोप लगाया है कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की सियासत की जा रही है, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। नागपुर सहित देश के अन्य राज्यों में हो रही हिंसा पर पूछे गए सवाल के जवाब में वहीद पर्रा ने बताया है कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पर ऐसे में हमारे साथ मौजूद है। सर, नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ, हिंसा हुई है, किस तरीके से? इट्स अनफॉर्चुनेट और ये नतीजा है जो पूरे मुल्क में डिवीजन की सियासत हो रही है हिंदू मुस्लिम नाम पे। 1000 साल पहले कोई राजा थे, आप उन पे कर रहे थे। कंट्री शुड प्रिजर्व द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस नेशन। द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो डिवीजन हो रहा है, चाहे मस्जिदों को लेकर, मंदिरों को लेकर, हमारी वक्फ की ज़मीन को लेकर, या जो हमारी दरगाहों की ज़मीन को लेकर, या कब्रिस्तानों को लेकर, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट एंड इट विल ब्रेक द सोशल फैब्रिक। द रिलीजियस डिवाइड्स विल इंक्रीज। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी डाइवर्स, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। I think country, the government of India should protect the institutions of Muslims. और चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो कोई भी राजा हो, the future of this country does not lie in the past or in the history. तो important ये है कि आने वाले वक्त में आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे, डिवीजन की, नफरत की, या उनको हार्मनी की तरफ, कोएग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ाएंगे। इन पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि बीजेपी की सारी सियासत डिवीजन पे है, तो आप उसी को मतलब अदराइजेशन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को, हेट पॉलिटिक्स को एडवांस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। बातचीत करने के लिए देखिए, नागपुर में जो हिंसा हुई है उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज हमने विधायक वहीद पर्रा से बातचीत की है और उनका क्या कहना है साफ तौर पर पूछ गए। आगे बढ़ेंगे। कटरा के एक होटल में शराब के सेवन को लेकर 8 लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर मामले में आरोपियों को जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद ही पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ पाएगी। कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि कटरा में होटल कारोबारियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं पेश न आए जिनसे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचे। कटरा विधायक बलदेव राज शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई इस समय ओरी के मैटर में की जा रही है, जिन 8 लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई? अभी मेरी जो आज बात एसएसपी साहब से हुई है, उन्होंने कार्रवाई के मुताबिक उसकी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने किया है। इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पहले तो उन लोगों को बुलाना जरूरी है तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए, और वो जो है जो पहला कदम है उनकी तरफ से, उनको आज मुझे लगता है कि नोटिस जारी हो जाएंगे। नोटिस जारी होने के बाद जब वो तफ्तीश में जो लोग आएंगे तो उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी। और इसी के साथ जो हेटेरो एसोसिएशन
हमारी कटरा की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश वजीर को। उन्होंने भी आज एक मीटिंग कॉल की है होटल्स की, ताकि कि होटल के स्टाफ को और खास तौर पे होटल्स को भी एक पाबंद किया जाए कि वो आने वाले जो हमारे टूरिस्ट है उन पे एक नजर रखे कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। कितनी सख्त कार्रवाई की मांग की है? नहीं, बहुत सख्त, जो कानून के मुताबिक प्रावधान है उसमें तो सख्त कार्रवाई होगी, ताकि जो हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को आहत पहुंची है वो आगे ऐसा ना हो कभी। बातचीत करने के लिए देखिए ओरी बॉलीवुड स्टार 8 लोगों पर जो है वो केस को दर्ज किया, एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और जिस प्रकार से होटल में जो है वो शराब का सेवन किया गया, जिस पर 8 लोगों पर जो है एफआईआर को दर्ज की गई है। और साफ तौर पर बलदेव राज शर्मा का क्या कुछ कहना, साफ तौर पर आप पहुंच गए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। इधर विधायक एम.वाई. तारिगामी ने आज एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर सदन में सरकार से कई सवाल पूछे हैं। विधायक ने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े नियमित मुलाजिमों व अस्थायी कर्मचारियों का हवाला देकर सरकार से इन लोगों को उनका हक देने की मांग की है। तारिगामी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वालों को मात्र 1,000 रुपए प्रति महीना दिए जा रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का व्यवसायीकरण किए जाने का हवाला देते हुए सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की है। स्कूलों में रिट होनी चाहिए ना, वहाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। The education department have not. My point is you should intervene. That's my suggestion. बनाने में, बच्चों में तकसीम करने में पूरा दिन लग जाता है, आधा दिन लग जाता है। रुपए इंसाफ करो ना। और मैं समझता हूं, मुझे बताइए मिलता क्या है उनको, तबके के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो ये सर मेरा सवाल है, कंट्रोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो 5वीं जमात के स्कूल है, 8वीं जमात, और साथ ही साथ जहां तक ताल्लुक है फीस का, प्राइवेट स्कूलों में रिट होनी चाहिए ना, वहाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। The education department have not. My point is you should intervene. That's my suggestion. कुलगाम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारागामी समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने कई सारे मुद्दे उठाए, एजुकेशन को लेकर, साथ ही साथ मिड डे मील को लेकर, और साथ ही साथ प्राइवेट फीस को लेकर, मिड डे मील सीपीडब्ल्यू की सैलरी को लेकर, और जो प्राइवेट स्कूल की फीस है, उन तमाम चीजों को लेकर आज आपने जो है वो कई मुद्दे जो है वो सदन में रखे। क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आज कई सवाल पूछे स्कूल एजुकेशन के निज़ाम के बारे में, वहाँ काम करने वाले टीचर्स के बारे में जो एडहॉक काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनको रेगुलराइज करने की बात की। जो स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरीज तक जो हमारे असातिज़ा काम कर रहे हैं, कई सालों से डीपीसी हुआ नहीं है, उस प्रोसेस को फ़ौरन आगे बढ़ाया जाए। अब बहुत टाइम हुआ है, काफ़ी उम्मीदें हैं उनकी, और आज नई सरकार बनी है तो चाहिए इनको कि वो उनके कंसर्न को ध्यान में रखते हुए डीपीसी का प्रोसेस शुरू कर ले और मुकम्मल कर ले। और इसके अलावा हमने ये भी कहा, जहाँ तक हमारे स्कूलों का ताल्लुक है, वहाँ मिड डे मील स्कीम है, सीपीडब्ल्यू भी एक हिस्सा है। आज अगर आप जायज़ा लेंगे, वहाँ एक कुक के लिए 1,000 रुपये आज के दौर में, जबकि महंगाई आसमान तक पहुंची है, तो ये मजाक नहीं, उनके साथ तो क्या है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनसे गुजारिश की कि हमें गरीबों के लिए भी कोई दरीचा खोलना चाहिए ताकि उनको भी कुछ राहत मिल सके। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जहाँ तक हमारे एजुकेशन का ताल्लुक है, प्राइवेट एजुकेशन, गो कि मैं नहीं चाहूँगा कि प्राइवेट एजुकेशन को मार्केटाइज किया जाए, कमर्शलाइज किया जाए, लेकिन फिर भी स्कूल जारी है, और 5वीं जमात के 8वीं 10वीं हायर एजुकेशन में भी, लेकिन उनका जो सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, उसकी देखरेख होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, सिलेबस का ताल्लुक है, वो एक जैसा होना चाहिए, और जो फीस है उसको भी माकूल लेवल पर लाने के लिए सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। ये नहीं कि प्राइवेट एजुकेशन के नाम पर जो मनमानी चल रही है सिलेबस को लेकर, किताबों के बारे में, फीस के बारे में, वो मुफीद नहीं है, अच्छा नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तवज्जो दी जाएगी सिलेबस पर, कितना फोकस जो है वो किया जाएगा? मैं कहता हूँ जो सरकारी स्कूलों में सिलेबस है वही लागू होना चाहिए, मनमानी नहीं। और कौन सा सिलेबस, कौन सी तालीम हम पढ़ाएं, हम वही तालीम पढ़ाएं
जो मुल्क में जारी है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या स्कूलों में, वही एक सिलेबस चलना चाहिए हर लेवल पर, और इसकी देख रेख होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उनकी जिम्मेदारी है ये मैंने आज दोहराया। मिड डे मील की बात करें, वो लगातार सड़कों पर उतरते हैं और अपनी सैलरी का सुनता कौन है? इसलिए मैंने कहा क्यों मैं नहीं अभी आज इस पर काम क्यों मैं नहीं यही गुजारिश कर लूंगा। अभी यहाँ कैजुअल लेबर्स का सवाल, डेली वेजर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, एनएचएम वर्कर्स ने हर वक्त सड़क पर रहते हैं। वो मांग क्या करते हैं कि हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। ये लेबर कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, मिनिमम 26,000 मिलने चाहिए। हमारे मुल्क में मिनिमम वेजेस एक्ट भी बना है, वो लागू है दिल्ली में और भी कई जगहों पर। और यहाँ अफसोसनाक तो ये है कि यहाँ के लोग, कमेटी बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस लद्दाख में जो कल तक हमारा ही इसी रियासत का हिस्सा था, उनके मिनिमम वेजेस और जम्मू कश्मीर के मिनिमम वेजेस में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ कम दिया जाता है मिनिमम वेजेस, वहाँ ज़्यादा दिया जाता है। इंसाफ किया जाना चाहिए, ये मैंने क्या जवाब क्या आएगा, क्या लगता है आपको कि कितना जल्दी इन तमाम चीजों पर काम किया जाएगा? जिस आंसर की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वक्त बताएगा, लेकिन मैं तो लड़ता रहूंगा उनके लिए जिन्होंने हमें चुना है और जिनको जरूरत है हमारी। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से में आज संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धुआं उठते ही वहां मौजूद मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जितने हैं उनको चेक कर लो। कहीं पे भी आपके ऑक्सीजन जो है किसी पॉइंट पर लीक नहीं करना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी है आपका इवैक्यूएशन हो गया है, कोई पेशेंट अंदर नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है। क्लासेस और कुछ लैब्स हैं, उस लैब के अंदर से अचानक आग नमदार हुई और आग इस तरह भयानक पहुंच चुकी है कि पूरा ये वार्ड देख सकते होंगे आप कि जो फायर ब्रिगेड का अमला नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और धुएं के बंबार जो इस वक्त भी इमारत के अंदर से आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त इमारत पर आग पर काबू पाने के लिए अब फायर सर्विस की तरफ से देख सकते होंगे फायर सर्विस का अमला किस तरह काम करता आपको यहाँ नजर आएगा। पुलिस की टीमें, क्योंकि अब ऊपर का रुख किया जाएगा, क्योंकि अब ऊपर की तरफ से धुएं निकलना शुरू ज्यादा हो चुका है, जिसके चलते अब ये सीधी मैं आपको जो राजौरी मेडिकल कॉलेज से दिखा रहा हूँ, जहाँ आग की वारदात के बाद सीधी तस्वीरें राजौरी से आपको ये दिखा रहा हूँ, जहाँ इस वक्त आप देख सकते हो फायर सर्विस अमला भी काम करता नजर आएगा, मगर धुआं बढ़ना शुरू हो चुका। हालांकि नीचे वाला पोर्शन जिसमें आग लगी थी उस पर जरूर काबू पा लिया गया, मगर उसके बाद अब ऊपर के पोर्शन से आग धुआं निकलना शुरू हो चुका है। आप देख सकते होंगे कि धुआं बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसके बाद वार्ड्स को खाली करवा लिया गया और लगातार इस इलाके में काम किया जा रहा है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।